हेलो फ्रेंड्स, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, और ये भी बताया था ईथर मीडियम के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने उसमें डिस्कस किया था कि क्या था ये इसकी हाइपोथेसिस और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। तो माइकलसन और मोर्ले इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके ईथर के प्रेजेंस के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट ईथर के प्रेजेंस के लिए किया गया था, लेकिन ऑप्टिक्स में भी आपने माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था या पढ़ोगे आगे, जो आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा, या पढ़ चुके भी होंगे। तो तब भी यही वाला एक्सपेरिमेंट है। उसमें आप इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि इसमें भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप इंटरफेरेंस पैटर्न से सोर्स जो होता है उसकी वेवलेंथ क्या है, जो प्लेट की थिकनेस है वो क्या है, इन सब के बारे में पता लगाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट तो सेम है, लेकिन शुरू में माइकलसन एंड मोर्ले ने ये एक्सपेरिमेंट ईथर की प्रेजेंस के लिए एक्चुअली में परफॉर्म किया था। तो फ्रेंड्स, जब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट चल रहा था तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया था कि गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, उससे मैक्सवेल के जो इक्वेशन हैं वो इनवेरिएंट नहीं थे। ठीक है, न्यूटन्स के लॉज को तो उन्होंने इनवेरिएंट दिखा दिया था, लेकिन मैक्सवेल के लॉज को इनवेरिएंट नहीं दिखा पाए थे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। उसी टाइम पे माइकलसन एंड मोर्ले ने ईथर की प्रेजेंस के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो ईथर की मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज क्या थी कि हाईली ट्रांसपेरेंट था, हाईली डेंस था, हाईली इलास्टिक था, हाईली मतलब सॉलिड टाइप था और पूरी यूनिवर्स में फैला हुआ था। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज थी जो कि एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि कोई भी चीज़ जो हाईली डेंस से हाईली इलास्टिक कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ईथर के लिए थी, लेकिन क्योंकि लाइट इतनी दूर से ट्रैवल कर लेती है तो हाईली ट्रांसपेरेंट भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि ईथर क्या रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो मोशन में अगर है, मोशन में दैट मीन्स कि चीज़ों के साथ वो भी मूव कर रहा है सेम स्पीड से, तो इसका मतलब सी हर इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर ईथर कांस्टेंट है तो सी चेंज होगा हर फ्रेम में। इस इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग होगी, उस इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग होगी, क्योंकि गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं रहती है। आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यू प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस वी है। तो दोनों कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कि या तो ईथर कांस्टेंट में है तो ये वाला लॉ लगेगा, क्योंकि उस टाइम तक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशंस थी। और अगर ये है दैट मीन्स कि जो इस वेलोसिटी की स्पीड है हर फ्रेम में डिफरेंट है, तो मैक्सवेल के इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो आई है वेलोसिटी ऑफ लाइट वो सही नहीं है। यानी टोटली कि मैक्सवेल की इक्वेशन भी सही नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कोई गड़बड़ है, उनमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ईथर बॉडी के साथ मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि सी कांस्टेंट हो सकती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर ईथर बॉडी के साथ मूव कर रहा है तो एब्रेशन को, जो लाइट में एब्रेशन होता है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये माना गया कि ईथर कांस्टेंट है। अब ईथर के प्रेजेंस के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट माइकलसन मोर्ले ने ऐसे लिया कि उन्होंने एक सोर्स लिया, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है और विजिबल रीजन में पड़ रहा है। तो इसकी वेवलेंथ उन्होंने लैम्डा इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के अप्रॉक्स ली। ठीक है, ये विजिबल रीजन में पड़ रही है, और यहाँ पे एक लेंस लिया और ये सोर्स इसके फोकस पे है। तो दैट मीन्स कि जो लाइट पास होंगी वो पैरेलल होंगी ऐसे। ठीक है, अब हमने ये ऑप्टिकल इसका पाथ है, मतलब जो इसका पॉइंट है, इससे तो सीधी जाती है ना एक्सिस से लाइट, तो एक रे ऑफ लाइट ये दिखाई है, और ये एक प्लेट P1 है, ट्रांसपेरेंट है, और ये P2 है, और ये मिरर M2 है, और ये मिरर M1 है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ गई और ये सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर पड़ी। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि कुछ पोर्शन ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ ट्रांसमिट होएगा। ठीक है, सेमी के कारण रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट उन्होंने मिरर टाइप बना दिया और थोड़ा पार्ट इसमें ट्रांसमिट हुआ। और ये ध्यान रखना है, ये पतली सी बनाई है मैंने, तो अगर इसको आप ऐसे दिखाएं तो ये जो लाइट मैंने सीधी दिखाई है, तो अगर इसका एक नॉर्मल लें, ये डेंस मीडियम में जा रही है तो ऐसे जाएगी। फिर आपने एक नॉर्मल लिया, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा तो ये रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने पॉलिश किया है, इस वाले पोर्शन पे पॉलिश किया है। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल है, और क्योंकि ये रे, देखिए ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये रे ऐसे हो जाएगी।
क्योंकि ये सॉलिड से रेयर मीडियम में डेंस से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, इसीलिए नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे होगा और इस पॉइंट पे ये रे फिर वापस आएगी, पहले जाएगी फिर वापस आएगी, फिर ये ट्रैवल करेगी और उसके बाद ये यहाँ से पास होगी। दैट मीन्स कि 3 टाइम ये रे, ये वाली जो 1 रे है ये 2 रे है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 3 टाइम इस ग्लास शीट से पास होने के बाद फिर यहाँ वापस आएगी। ये चीज़ समझ रहे हैं? तो ये मैंने बड़ा नहीं बना के यहाँ दिखा दिया है आपको। अब ये वाली जो रे है, अगर यहाँ पे P2 प्लेट नहीं होती है, ये रे एक बार यहाँ से गई, ट्रांसमिट हुई, वापस आई और फिर आई। दैट मीन्स कि इससे इसको 3 टाइम पास होना है और इस पाथ में अगर कोई ग्लास शीट नहीं है तो इसको एक बार ही पास होगी, तो ये पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर देगा और हमें इनिशियली कोई पार्ट डिफरेंस नहीं लेना है। ठीक है, हम अपनी तरफ से मिनिमम रख रहे हैं और इन दोनों मिरर को उन्होंने परपेंडिकुलर रखा था। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्लास शीट, एक ग्लास की प्लेट जो कि सेम थिकनेस, जो इसकी थिकनेस थी, इसकी थिकनेस, जो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इसके पाथ में इंट्रोड्यूस करती। अब ये 3 टाइम गई और ये भी इंट्रोड्यूस करने से एक बार इससे पास हुई, फिर पास हुई, तो 2 टाइम इससे और पास हो गई। यानी दैट मीन्स कि ये वाली रे 2 और 1 दोनों 3 टाइम ग्लास शीट से पास हुई है और दोनों का अगर पार्ट डिफरेंस उसके बाद भी, दोनों रे का पार्ट डिफरेंस, इनको सेम डिस्टेंस पे रखा गया था फ्रेंड्स, दोनों का पार्ट डिफरेंस उसके बाद इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, और अगर पार्ट डिफरेंस 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 है तो आपको डार्क फ्रिंज मिलती है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इंटरफेरेंस में इसको पढ़ लेंगे। तो हमें क्या करना है, इनिशियली t इज इक्वल टू 0, क्योंकि गैलीलियन ने एब्सोल्यूट टाइम का कॉन्सेप्ट लिया था कि टाइम चेंज नहीं होता है। एक इवेंट अगर एक जगह टी टाइम पे हो रही है तो उसी टाइम पे दूसरा ऑब्जर्वर जो कहीं दूर है वो भी उसको उसी टाइम पे नोट करेगा। लेकिन एक्चुअली में अब आपको पता है कि ऐसा नहीं होता, टाइम भी चेंज होता है, टाइम में भी डायलेशन होता है। लेकिन उस पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को आपको याद नहीं रखना है। अभी हम इनिशियली वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से ये चीज़ें चलनी शुरू हुई थी। तो एब्सोल्यूट टाइम का स्केल उस टाइम था, t इज इक्वल टू 0 पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ईथर के मीडियम के एग्जिस्ट होने के लिए किया गया था। तो ईथर का कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरे यूनिवर्स में ये फैला हुआ है और ये कहा गया कि इसकी स्पीड 0 है, दैट मीन्स ये रुका हुआ है, कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे हमारा सन है, इसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ का हमने जो ये वाला स्पिन वाला मोशन है जिसकी वजह से डे नाइट होते हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इतनी कम है कि इसको हम 0 मान के चल रहे हैं। अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है लेकिन हम फिर भी इसको इनर्शियल मान के चल रहे हैं क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम है और हम केवल इसका ऑर्बिटल मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन कितना है अर्थ का, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम ये मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में मान लिया v, क्योंकि आपको ये भी पता है कि अगर किसी सर्किल पे चल रही है उसके टेंजेंशियली डायरेक्शन में v होता है। तो अर्थ ऐसे सन के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यही डायरेक्शन तो अर्थ के रिवॉल्व करने की है ईथर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ईथर तो रुका हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रही है और यही डायरेक्शन c की है क्योंकि हमने ये ली है। और अब हम देखेंगे कि अगर ये v है अर्थ की ईथर के रेस्पेक्ट में, अर्थ इस वेलोसिटी से मूव कर रही है तो थोड़े टाइम बाद ये पूरा पैटर्न आगे शिफ्ट हो जाएगा और कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस आ जाएगा और उस पार्ट डिफरेंस की वजह से फ्रिंजेस जो आपको मिल रही हैं यहाँ पे टेलीस्कोप में इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण, क्योंकि एक ही सोर्स से 2 कोहेरेंट सोर्स जनरेट हो रहे हैं और उनसे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, उस इंटरफेरेंस पैटर्न से आपको फ्रिंजेस मिल रहे हैं। और अगर ईथर के रेस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ये थोड़ी देर बाद आगे शिफ्ट हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा दोनों रे के बीच में,
क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है। शुरू में आपने पाथ डिफरेंस नहीं लिया है, उसके बाद रिलेटिव मोशन होने के कारण पाथ डिफरेंस आ गया है, उसकी वजह से फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगे। जो फ्रिंज पैटर्न आपको शुरू में मिल रहा है उससे शिफ्ट पैटर्न मिलेगा। और क्योंकि ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा थी, ये वाली L इज इक्वल टू 11 मीटर रखी थी, ये वाली डिस्टेंस बहुत बड़ा एक्चुअली एपरेटस ये डिज़ाइन किया गया था। अब मरकरी के अंदर पूरा कि जिससे इसे रोटेट भी कर सकें, तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस और लैम्डा की वैल्यू भी पता थी कि इतनी ले रखी है, तो फ्रिंज में जो शिफ्ट है वो ऑब्जर्वेबल होगा। अगर कोई भी शिफ्ट होगा फ्रिंज में तो तब हमें वो दिखाई देगा। और उसकी हेल्प से ये प्रूव हो जाएगा कि ईथर मीडियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम ये देख लेते हैं कि कितना फ्रिंज में शिफ्ट होगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके आंसर को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करेंगे, हमने कहा मान लिया ये v t इज इक्वल टू 0 टाइम से t टाइम लगा, t टाइम बाद ये जो है अर्थ वो ऐसे मूव कर गई है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न, ये जो प्लेट P1 है वो यहाँ आ जाएगी, M2 भी शिफ्ट हो जाएगा, M1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम कन्वेनियंस के लिए ये P2 प्लेट का काम तो कुछ नहीं है ना, इसका तो सिर्फ कंपनसेशन करना है, तो इसको हम अभी हटा देते हैं क्योंकि इससे ना आपका डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये M1 की इनिशियल पोजीशन थी और ये M1 की पोजीशन हो गई है T टाइम बाद, और ये M2 की पोजीशन हो गई है T टाइम बाद। तो आपको खुद ही ऑब्वियस पता है कि T टाइम बाद V वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो यहाँ से अगर कोई लाइट यहाँ स्ट्राइक की तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, V इंटू टी। ठीक है, V इंटू टी के इक्वल हो जाएगी। अब ये जो प्लेट है ये भी तो शिफ्ट हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस शिफ्ट होगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी प्लेट P1, ये कितनी डिस्टेंस शिफ्ट होगी, v इंटू टी के इक्वल। ठीक है, अब एक लाइट सिग्नल जो यहां से निकला था सोर्स एस से, वो तो t इज इक्वल टू 0 पे निकला था ना, वो तो छोड़ ही चुका था पहले t इज इक्वल टू 0। लेकिन t जो मिरर है उसको तो vt डिस्टेंस चलना है, लेकिन उसी के बीच में दो टाइम में ब्रेक कर लेते हैं। यहां से यहां पहुंच गया ना ये प्लेट, लेकिन अब क्या हुआ होगा, दो टाइम में हमने डिवाइड कर लिया t को t1 एंड t2 में। T1 टाइम में कहीं ऐसा होगा, ये मिरर यहाँ से यहाँ चल रहा होगा जब, तो T1 टाइम में कहीं बीच में आया होगा, तो ये सिग्नल उस पर स्ट्राइक हुआ होगा और उसके बाद वो यहाँ गया होगा। T टाइम बाद तो वो VT डिस्टेंस ही चलेगा जितनी की ये डिस्टेंस है, लेकिन T टाइम टोटल टाइम है जब वो शिफ्ट हो जाएगा बिल्कुल इसके ऊपर। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन उसके बीच में मान लिया T1 टाइम चला तो T1 में वो कहीं बीच में होगा, उसके बाद वो T2 टाइम बाद नीचे सिग्नल आएगा। यहाँ पे ये लाइट का जो सिग्नल है वो c स्पीड से चल रहा है और उसको यहाँ से यहाँ जाने में T1 टाइम लगा और यहाँ से यहाँ जाने में T2 टाइम लगा, टोटल टाइम उसको T लगा। और क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है, ये VT डिस्टेंस है जहाँ पे ये VT1 और VT2 है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की मिरर की डिस्टेंस ये आपकी V इंटू टी है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो ये बीच की कोई पोजीशन ली है जिसमें ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, T टाइम बाद ये पोजीशन यहाँ आ जाएगी, क्योंकि जैसे सिचुएशन ये बन रही थी ऐसी ही सिचुएशन यहाँ बनेगी। तो ये सेंटर का कोई पॉइंट है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये लेना है कि टाइम निकालना है कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, और एक टाइम निकालना है इस रे का यहाँ से यहाँ तक आने में, और उन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस निकालेंगे। देखिए, पहले एक टाइम निकालेंगे, ये रे यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ आई, दोनों रे मिलके, अब टेलीस्कोप भी आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, v इंटू टी डिस्टेंस से, सब चीज़ें v इंटू टी डिस्टेंस शिफ्ट हुई हैं, तो यहाँ पे आपका टेलीस्कोप आ चुका है। अब आपको क्या करना है, टाइम डिफरेंस निकालना है जो कि ईथर के मीडियम में मूव करने के कारण चेंज हो गया है इन दोनों रे के बीच का। पहले रे वर्टिकली अपवर्ड जा रही थी, अब ये इस तरीके से जा रही है, मूव कर रही है, तो कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस हुआ होगा। तो पहले टाइम डिफरेंस निकाल लेंगे, उससे पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, और उस पार्ट डिफरेंस की हेल्प से हम लोग कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी ये निकालेंगे। और अगर फ्रिंजेस में शिफ्ट हुआ है दैट मीन्स कि ईथर का मीडियम एग्जिस्ट करता है। किसी भी तरह का फ्रिंज में शिफ्ट हुआ है दैट मीन्स कि ईथर का मीडियम एग्जिस्ट करता है। तो हमें ये ही मेनली निकालना है। तो अभी हम ये हटा देते हैं और
पहले कंडीशन लेते हैं, ये आपने P1 और ये P1 प्राइम लिया, ठीक है। मान लो बाद की पोजीशन है, ये M1 है तो ये M1 प्राइम लिया। T1 और T2 ये दोनों तो इक्वल ही होंगे क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल की है उसने। हमने कहा कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये L है, तो CT1 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस V इंटू T1 स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मेनली T1 निकालना है और T1 T2 के इक्वल है, जिससे T निकाल सकते हैं। दैट मीन्स T इज इक्वल टू 2T1 के इक्वल होगा। आपको T1 पता चल गया तो टाइम कितना टाइम लगा इस वे को यहाँ से यहाँ आने में, ये निकाल सकते हैं। इसके लिए आपने क्या किया, C स्क्वायर T1 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T1 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो T1 इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, और इसको हमने स्क्वायर रूट कर दिया। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये देखिए C कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर L अपॉन सी यहाँ किया तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसको ऊपर ले लिया माइनस हाफ, और अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो L अपॉन सी इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 2c के इक्वल हो जाएगा, और हायर टर्म को हमने नेग्लिजिबल मान लिया। उससे आगे वाली टर्म v की पावर 4 अपॉन c की पावर 4 के इक्वल होगी, तो उनको आपने नेग्लिजिबल मान लिया है। ये कंडीशन तब है जब v वेरी वेरी लेस देन c है। देखिए क्योंकि एपरेटस जो है, जो मूव कर रहा है, जो अर्थ की वेलोसिटी है वो 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है, जो मैंने अभी आपको बताया था, और c जो है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो v और c इन दोनों का जो रेशियो है वो बहुत कम है। अगर उसके हायर टर्म्स लेंगे तो उनको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इसीलिए हमने हायर टर्म को नेग्लिजिबल मान लिया है। और t इज इक्वल टू ये आपका जो आ गया, T1 की वैल्यू निकली है ना, तो 2 इंटू L अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। तो ये जो टाइम निकला है ये यहाँ से यहाँ आने में निकला है। अब हमें देखना है कि अगर कोई सिग्नल यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से यहाँ आए तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो आप खुद देखिए, यहाँ हमने मान लिया जाने में T1 प्राइम टाइम लगा और आने में T2 प्राइम लगा टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन से u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी था। तो हमने कहा कि v इसकी वेलोसिटी है और u आपका लाइट का सिग्नल है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो ये c माइनस वी के इक्वल होगा। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जो स्पीड होगी उसमें रिलेटिविटी c माइनस वी के इक्वल होगा, और अगर इस डायरेक्शन में जब लाइट आएगी तो उसको c प्लस वी इतनी स्पीड से चलेगी, ठीक है। तो इसे यूज करके हमें टाइम t प्राइम निकालेंगे जो कि इक्वल होगा T1 प्राइम प्लस T2 प्राइम के, ठीक है ना। T1 आपका इधर वाला, और डायरेक्ट देखिए ये डिस्टेंस तो L ही थी, ये डिस्टेंस तो L ही थी, तो L अपॉन हम C माइनस V करेंगे प्लस L अपॉन C प्लस V करेंगे, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L अपॉन C 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1, और इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये फिर एक्सपेंशन ऐसे हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये आपका इक्वेशन बनेगा टी प्राइम के लिए, यानी इस टाइम के लिए जो ये यहाँ से यहाँ वापस आया। अब हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस आ गया। टाइम से आप लेंथ निकाल सकते हैं कि पाथ कितना डिफरेंस होगा, तो पहले टाइम का डिफरेंस निकाल लें। देखिए टी प्राइम भी लिख देते हैं, टी आपका इतना आया था, टी प्राइम आपका कितना आया है, L अपॉन सी 1 प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 2L अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस t माइनस टी प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2L अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर माइनस 2L अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फ्रेंड्स इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2L अपॉन सी कॉमन आ जाएगा, और इनको सॉल्व करते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि बचेगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 2L वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ये टाइम डिफरेंस आया है इन दोनों रेज के बीच में, ड्यू टू ईथर में ये मूव कर रहा है। तो फ्रिंजेस में चेंज निकालने के लिए आपको पहले पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। टाइम डिफरेंस पता चल गया तो पाथ डिफरेंस तो पता ही चल जाएगा ना। पाथ
डिफरेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू डेल्टा टी। कितना पार्ट डिफरेंस आ गया, c कट जाएगा 2lv² अपॉन c² हो जाएगा। दिस इज द पार्ट डिफरेंस। अब पार्ट डिफरेंस से आप फ्रिंज में कितना चेंज होगा ये भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लिया लैम्डा वेवलेंथ है इसकी जो आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है, तो फ्रिंज में जो चेंज होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा पार्ट डिफरेंस 2lv² अपॉन c² अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट डिफरेंस अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू चेंज इन फ्रिंजेस आ जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपको पता है अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी ये सब नोन है, सब नोन था माइकलसन एंड मोरले को, और उन्होंने सारी वैल्यूज रखे। मैंने लैम्डा भी आपको बता दिया, वी भी आपको बता दिया, सी आपको पता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो उन्होंने कैलकुलेट किया था मीटर पर सेकेंड, और एल जो है वो भी मैंने आपको बताया था, ये बहुत बड़ा था, 11 मीटर के अप्रोक्स उन्होंने रखा था। तो इससे जो डेल्टा एन जो फ्रिंज शिफ्ट है उसकी 0.37 जो है इतना शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में देखा गया तो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हुआ था फ्रिंजेस के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो ऐसा हो सकता है कि अर्थ सन के अराउंड घूम रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, हर डायरेक्शन में घूमती है। तो ये आपका सन है और ये अर्थ ऐसे घूम रही है, और ये इसकी वेलोसिटी इस तरह से ले ली है। हो सकता है कि जो अर्थ है इसके रेस्पेक्ट में यहाँ हो और इसकी वेलोसिटी अर्थ की वेलोसिटी ये है और ईथर जो कांस्टेंट है वो इस तरीके से है अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता है कि ये दोनों अपोजिट पोजीशन है, इसमें v की वैल्यू ये है और इसमें v की वैल्यू ये है। तो हमें उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा 90 डिग्री रोटेट किया और उसके बाद एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तब भी देखा कि 90 डिग्री रोटेट करने के बाद भी फ्रिंज में कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स कि फ्रिंज में कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं और गड़बड़ है। उन्होंने साल के डिफरेंट मंथ में, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरा साल लगता है सन के अराउंड अर्थ को रोटेट करने में, तो डिफरेंट मंथ में इस एक्सपेरिमेंट को हर डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा के हर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन किसी भी तरीके से फ्रिंज में जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था उसके फ्रिंज में किसी भी तरह का शिफ्ट नहीं मिला। तो फाइनली ये हुआ कि फ्रिंज में शिफ्ट नहीं मिल रहा है, तो ईथर मीडियम की कोई एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं मिल रहा था माइकलसन मोरले को। और इसको यूज़ करके आइंस्टाइन ने अपना पॉस्टुलेट दिया कि जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है, उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। साथ में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट होती है, मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड किसी की नहीं होती है। थर्ड की वेलोसिटी ऑफ लाइट पर रिलेटिविटी का कोई फर्क नहीं होता है, यानी एक इनर्शियल फ्रेम में अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट c है तो हर इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ लाइट c ही होगी, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। तो इन तीनों पॉइंट को कलेक्ट करके आइंस्टाइन ने अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकेंड पॉस्टुलेट बनाया कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम। ठीक है, जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था वो तो सेम ही है जो कि गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन का था कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, चाहे वो न्यूटन के हैं चाहे वो मैक्सवेल के हैं। हालांकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से मैक्सवेल के नहीं प्रूव हो पा रहे थे कि वो इनवेरिएंट है, लेकिन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है, ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए लॉरेंज ने अपना कॉन्सेप्ट रखा था और लॉरेंज ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज़ करके जो रिलेटिव जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनमें किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके लिए कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये आपका ईथर के मीडियम की प्रेजेंस के लिए है। जब आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इंटरफेरेंस पैटर्न को देखेंगे, डिफरेंट फ्रिंजेस को देखेंगे। यहाँ पे आपका 90 डिग्री था, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर थे M1 और M2, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई एंगल होता है तो आपको डिफरेंट टाइप के फ्रिंजेस मिलती हैं। उन फ्रिंजेस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे इस वाले एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके आप लाइट की वेवलेंथ,
ग्लास प्लेट और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए खाली ये इसीलिए ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन मेनली परफॉर्म इसलिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू।